नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ केडिवाता में स्वागत करता हूं और आज हम लोग सीईटी और बोर्ड्स के बारे में बात करने वाले। वाई बिकॉज सीईटी और बोर्ड्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है बच्चों के मन में, काफ़ी क्वेश्चंस मंडरा रहे हैं उनके मन में, काफ़ी सिली क्वेश्चंस मंडरा रहे हैं। जैसे कि बोर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे या सीईटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, बोर्ड्स के लिए ज़्यादा देर प्रिपेयर करे या सीईटी के लिए ज़्यादा देर प्रिपेयर करे। अगर इक्वल इंपॉर्टेंस देना भी है दोनों को, मतलब बोर्ड्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है मुझे और सीईटी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, तो दोनों की पढ़ाई किस तरह से मैनेज करूं, दोनों की प्रिपरेशन किस तरह से मैनेज करना चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आज के वीडियो में जरूर मिलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीईटी इन योर लाइफ, यानी कि 12th बोर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में और सीईटी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में। अगर मैं बात करूं बोर्ड्स की, सबसे पहले तो अभी आपने देखा होगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स हुए, बोर्ड एग्जाम्स होने के बाद रिजल्ट लगा, रिजल्ट लगने के बाद जितने भी क्लास 10th के बच्चे थे लगभग 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन्होंने कुछ बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एनरोलमेंट कर लिया, जहाँ पे वो अपने एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेई नीट सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक कॉलेज से टाई अप किए जहाँ पे वो रेयरली जा रहे होते, यानी कि एग्जाम्स में प्रैक्टिकल्स में जा रहे होते। ठीक है, बचे हुए 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ बच्चों को कॉमर्स करना है, कुछ बच्चों को आर्ट्स करना है। अब इनको कॉमर्स और आर्ट्स के अच्छे कॉलेजेस चाहिए, जिसके लिए उनके बोर्ड्स के मार्क्स उन्हें हेल्प कर रहे थे। जिसके अच्छे मार्क्स उसको अच्छा कॉलेज, जिसको ठीक ठाक मार्क्स उसको ठीक ठाक कॉलेज। बट 11th-12th होने के बाद आपको एक पता चलेगा कि 11th-12th का कॉलेज मैटर नहीं करता। जितना अच्छा कॉलेज है, जितना बुरा कॉलेज, जितना ठीक ठाक कॉलेज मैटर नहीं करता। वाई बिकॉज सिलेबस सेम है। मैटर ये करता है कि 12th के बाद आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन करोगे, कौन सा अच्छा कॉलेज आपको ग्रेजुएशन के लिए मिलेगा। जितना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा वहां से उतने अच्छे पैकेजेस आपको मिल सकते हैं, ये मैटर करता है। अब ये अच्छे कॉलेजेस लाने के लिए 12th का बोर्ड्स या फिर 12th का जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो आप जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके मार्क्स मैटर करते हैं। ठीक है, और टू बी स्पेसिफिक अगर साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो साइंस स्ट्रीम में जो बच्चे जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो फिलहाल है कि 75% तो कम से कम आपके आने चाहिए बोर्ड्स में। बट जो बच्चे डायरेक्टली सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई कंस्टेंट नहीं है बोर्ड्स के परसेंटेज का। उनको 60-65 मतलब 60-65-70 भी आ जाता है, तब भी सीईटी का परसेंटाइल अच्छा है तब भी बढ़िया कॉलेज उन्हें ज़रूर मिलने वाला है, बट इन महाराष्ट्र ओनली। अब ये जेई नीट का एक ही रूल है कि इतना परसेंटेज चाहिए ताकि आपके जो अच्छे परसेंटाइल है दोनों में, उसके बेसिस पे आपको टॉप कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया मिल सके। बट सीईटी इज ओनली फॉर महाराष्ट्र, तो सीईटी में ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो अगर महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स है फिर जो सीईटी की प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों की बात करूं तो उनके लिए बोर्ड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला है जितना सीईटी की उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तब भी आपको बोर्ड्स का एक टारगेट रखना है बोर्ड्स में स्कोर करने के लिए, जो कि 70-85% के बीच में रह सकता है। यही टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं लाना है, इससे कम भी नहीं लाना है। और सीईटी का भी साइमल्टेनियसली टारगेट रखना है, दैट शुड बी 97 परसेंटाइल प्लस, यानी कि 97 परसेंटाइल से ज़्यादा ही आपको स्कोर करना है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं स्कोर करना है। जब ज़्यादा स्कोर करोगे तभी अच्छे कॉलेजेस आपको मिलेंगे और तभी आपके पैकेजेस वाला जो ड्रीम है वो आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये टारगेट सीईटी का और ये टारगेट बोर्ड्स का आपको रखना है। इतना क्लियर है आपको यहाँ तक। दूसरी चीज जिसके बारे में बात करना है दैट इज फॉर्मेट, एग्जाम फॉर्मेट दोनों का कैसा अलग है। बोर्ड्स का क्या एग्जाम फॉर्मेट है और सीईटी का क्या एग्जाम फॉर्मेट है। हालांकि बोर्ड्स का तो आपको पता ही है, बोर्ड्स एक थियोरेटिकल पेपर है और सीईटी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर है। ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बोर्ड्स तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। अब बोर्ड्स में आपका नॉलेज, ठीक है, आपका आंसर फॉर्मेशन, आपके रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, कुछ ये सारे चीज़ें मैटर करते हैं बोर्ड्स में बढ़िया स्कोर करने के लिए। बट वेयर एज इन सीईटी यहाँ पे भी 3 चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले तो आपका नॉलेज, कितने अच्छे से आप कंसेप्ट को समझ रहे हो। सेकंड इज एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेटली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। एंड थर्ड चीज इज द स्पीड, कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती है सीईटी में। ठीक है, अब देखो बोर्ड्स में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। साइमल्टेनियसली बोर्ड्स में 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं और मैथ्स बायोलॉजी में सारे क्वेश्चंस आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है।
नेक्स्ट चीज जो निकल के आती है दैट इज आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी ऑप्शंस होते हैं। किस चीज में ऑप्शंस होते हैं? क्वेश्चंस में काफी ऑप्शंस होते हैं, यानी कि 6 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कोई भी 4 करने के लिए आपको पूछ रहे हैं। बट ये सारी चीजें सीईटी में नहीं होती है। सीईटी में कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 50 मैथ्स के, या फिर 50-50 बायोलॉजी के 50। अब ये 150 क्वेश्चंस तो आपको सारे करना जरूरी है अगर आपको टारगेट अचीव करना है 97% से ऊपर। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो क्वेश्चन के साथ मार्क्स भी आपके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो 0 मार्क आपका कंसीडर हो जाता है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं है। टाइम कंस्ट्रेंट की अगर बात करें तो टाइम कंस्ट्रेंट दोनों में ठीक ठाक है, यानी कि बोर्ड्स की जिस स्टूडेंट ने बोर्ड्स की अच्छी सी प्रिपरेशन की होगी उसके लिए वो जो 3 घंटे का टाइम है, जो भी टाइम है, वो उसके लिए सफिशिएंट है। और साइमल्टेनियसली जो सीईटी की प्रिपरेशन जिसने बढ़िया की है उसके लिए सीईटी का टाइम भी बढ़िया है। जिसकी प्रिपरेशन बढ़िया से नहीं हुई है उसके लिए इसका भी टाइम सफिशिएंट नहीं है और इसका भी टाइम सफिशिएंट नहीं है। तो प्रिपरेशन के बेसिस पे आपका टाइम जो है वो कंस्टेंट है, बट दोनों के लिए टाइम ठीक ठाक रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें डिफरेंस इन प्रिपरेशन, अब प्रिपरेशन में किस तरह से डिफरेंस है, यानी कि जो बच्चा बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसमें क्या डिफरेंट है जो सीईटी में नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे सीईटी की प्रिपरेशन डिफरेंट है, सीईटी की प्रिपरेशन से डिफरेंट है, ये जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बोर्ड्स की। जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो किसी भी टॉपिक को पढ़ना, उस टॉपिक को समझना, जो आपको समझ में आया है अपने ओन वर्ड्स में लिखना, और जो आपने लिखा है उसे बार बार प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें मैटर करती है बोर्ड्स की प्रिपरेशन में। साइमल्टेनियसली सीईटी की प्रिपरेशन में पहली चीज तो सेम है, टॉपिक को पढ़ना, कंसेप्ट को समझना, ठीक है। अब हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना यहाँ पे जरूरी है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब वो क्वेश्चंस को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर पाओगे कि आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है। अगर जैसे कि 20 क्वेश्चंस दिए किसी एक कंसेप्ट के ऊपर, वो 20 में से 20 सारे सही है, यानी कि आपका ए कंसेप्ट, ए टॉपिक जो आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको आ रहा है। बट ए टॉपिक पे 20 में से 10 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब आपको और अच्छे से समझना है और अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है और अच्छे मतलब और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी आप यहाँ पे बेटर होने वाले हो। समझ में आया? दूसरी चीज जो निकल के आती है वो है नोट्स की। अब बोर्ड पे नोट्स जो होते हैं वो सारे के सारे थ्योरेटिकल नोट्स होते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल यानी कि क्या, लेंदी नोट्स होते हैं जहां पर आप डेफिनेशन, लॉज, आपके कंसेप्ट्स के मतलब कंसेप्ट्स को समराइज करके पॉइंट्स में लिख रहे हो, ठीक है। ये सारी चीजें, डेरिवेशन हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये सारी चीजें आप नोट्स में इंक्लूड कर रहे होते हो। बट यहाँ पे यहाँ के नोट्स सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, जहाँ पे आपके शॉर्टकट्स होते हैं, जहाँ पे आपके फॉर्मूलेज होते हैं, जहाँ पे आपके रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। रूल्स वगैरह सारे सिंगल लाइंस में अपने मेंशन किए होते हैं। जो भी कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को 1 से 2 लाइन मैक्सिमम में अपने समराइज किया होता है। वाई? बिकॉज आपके पास टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए, बट टाइम बहुत कम है, इसलिए आप इस प्रकार के नोट्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे आपको ये सारे नोट्स इस तरह से इसलिए फॉर्म करना होता है, वाई? बिकॉज एग्जाम से पहले आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझनी होती है, हर एक चीज़ को जानना पड़ता है कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि वही पढ़ के आप उसी फॉर्मेट में लिखने वाले हो। तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस पे, इसीलिए आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की ही जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम लोग बात करें कंसेप्ट को समझना, तो कंसेप्ट का समझना इज मोर इंपॉर्टेंट इन सीईटी देन इन बोर्ड्स। वाई? बिकॉज बोर्ड्स में काफी बार और काफी चीजें आप रट सकते हो, और बच्चे रटते हैं। डेरिवेशन रटना, थ्योरम्स रटना, आंसर्स को रटना, कंसेप्ट की समराइज को रटना, ये सारी चीजें आप रट के भी मार्क्स यहाँ पर ला सकते हो। जैसे कि इंग्लिश वगैरह में लिटरेचर के आंसर्स को भी रट लेते हैं बच्चे, बट यहाँ पर अगर किसी चीज को भी आप रट नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके कंसेप्ट के बेस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपको कंसेप्ट को समझ के उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे अगर आप कंसेप्ट को रट लेते हो, किसी चीज को रट लेते हो, तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो पूरा का पूरा ठेंगा, जीरो ही बनने वाला है। तो यहाँ पे कंसेप्ट की समझ ज्यादा होना जरूरी है इन सीईटी, और इसीलिए प्रिपरेशन टाइम जो है सीईटी का ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? सीईटी का प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा होता है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन टाइम जो है वो
कम होता है। वाई? बिकॉज आपने अभी देखा होगा कि 3-4 महीने में, 2-3 महीने में भी पढ़ के आप बोर्ड्स में बढ़िया फोड़ सकते हो। ठीक है, कुछ एक सीरीज है, वो सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, वो फॉर्मेट में पढ़ लेते हो 2-3 महीने में, तो आप बोर्ड्स को फोड़ दोगे, बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे। बट 2-3 महीने में सीईटी को फोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, सीईटी को पढ़ना है तो कम से कम 8-9 महीने, 10 महीने, 1-1.5 साल प्रॉपर पढ़ाई चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके जो है आप यहाँ पे सीईटी में फोड़ सकते हो। अब बोर्ड्स में अगर आपको एक्सट्रीमली बढ़िया स्कोर करना है तो व्हाट यू गाइस यूजुअली डू इज आप सैंपल पेपर्स लगाते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर्स को भी सॉल्व कर लेते हो, ताकि आपका प्रिपरेशन टॉप नॉच हो और आपकी जो प्रैक्टिस है वो और बढ़िया हो और आपका जो पेपर है वो और बढ़िया जाए, मार्क्स अच्छा है। बट सीईटी में अगर आपको एक्सट्रीमली अच्छा करना है तो इसका एक ही रूल है, ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा रहने चाहिए, हजारों में क्वेश्चंस जाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, जो सीईटी में टॉप करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते समय टोटल सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करते हैं उनका काउंट हजारों में चला जाता है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद उनकी एक्यूरेसी बढ़ती है, उनकी स्पीड बढ़ती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे उनका परसेंटाइल भी बढ़ता है। समझ में आ गया? तो बेसिक डिफरेंस प्रिपरेशन का क्या है दोनों में। अगर हम लोग बात करें डिफरेंस इन द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सीईटी, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 12th के, ध्यान से देखिएगा, 12th के सारे चैप्टर्स पूछे जाते हैं विथ इंडिविजुअल वेटेज, यानी कि हर एक चैप्टर का इंडिविजुअल वेटेज के साथ बस 12th के चैप्टर्स आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। वेयर एज एमएसटी सीईटी में 11th का 20% सिलेबस एंड 12th का 80% सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये मान के चलिएगा कि आपको सीईटी में जो है वो पूरा पूछा जाएगा 11th एंड 12th, यानी कि पूरा पढ़ना पड़ेगा, 11th भी पढ़ना पड़ेगा, 12th भी पढ़ना पड़ेगा। 11th के टॉपिक्स जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से 12th के टॉपिक्स समझ में आएंगे, और दोनों टॉपिक्स के बेसिस पे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर आपका सीईटी में आने वाला है। बट वेर अगर 12th की बात करें तो 12th में आपके चैप्टर्स होते हैं, 12th के चैप्टर्स, उसमें वेटेजेस होते हैं, तो कम वेटेज वाले चैप्टर को आप स्किप करके ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर को डाल के, मतलब उसमें ऐड करके आपका स्कोर वो अचीव कर सकते हो। बट यहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सारे टॉपिक समझ में आना चाहिए, यानी कि सारे चैप्टर्स को आपको ढंग से पढ़ना है। समझ में आ गया? सिलेबस डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि टाइमलाइन क्या रहने वाला है प्रिपरेशन का। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपको पता तो चल गया अब इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स को कितना देना है, सीईटी को कितना देना है, बट किस तरह से आपको वो टाइमलाइन में मैनेज करना है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो जान लो, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन इंक्लूड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स फेब्रुवरी और मार्च के मंथ में रहने वाला है, यानी कि फेब्रुवरी और मार्च के महीने में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे 12th के, और थियरी का पेपर भी आपके बोर्ड्स के होने वाले हैं फेब्रुवरी एंड मार्च में। मार्च में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकेंड वीक तक खत्म हो जाएंगे आपके बोर्ड्स के एग्जाम। ठीक है, उसके बाद आपका जो सीईटी का एग्जाम है वो मई के मंथ में रहने वाला है, एंड मोस्टली जो डेट आएगी वो सेकेंड वीक के बाद आएगी, यानी कि मई के सेकेंड वीक के बाद आने की आवश्यक, मतलब चांसेस ज़्यादा है डेट्स की। यानी कि लगभग मान के चलिएगा जहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते हैं वहाँ से पूरे के पूरे 2 महीने आपके पास रहेंगे। 2 महीने, 2 मंथ्स का गैप आपके पास है सीईटी के लिए। ठीक है, अब इस 2 महीने में क्या करना है वो भी बताता हूं। सबसे पहले जान लीजिए बोर्ड्स और सीईटी को किस तरह से मैनेज करें। सबसे पहले जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है वो ध्यान से सुनिएगा। 11th स्टैंडर्ड के बच्चे ये मान के चलिए आपका 11th का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करिए इस साल में। उसके बाद साइमल्टेनियसली, मतलब वो खत्म होने के बाद 12th का सिलेबस जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, और 12th का सिलेबस अगले साल की दिवाली तक आपका खत्म हो जाना चाहिए। 2024 के दिवाली से पहले या दिवाली तक आपका जो सिलेबस है, सीईटी का सिलेबस जिस तरह से आप पढ़ रहे हो वो खत्म हो जाना चाहिए। अब दिवाली के बाद 2 से 3 महीने बचते हैं। कितने बचते हैं? 2 to 3 मंथ्स बचते हैं। अब यही 2 से 3 मंथ्स काफ़ी है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 75 to 85% लाने के लिए। अब ये 2 महीने में क्या करना है, ये 3 महीने में क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगा, बट इतना मान के चलिए कि अगले साल की दिवाली तक आपके 12th के भी टॉपिक्स पढ़ के हो जाना चाहिए।
अब हालांकि सीईटी में आप सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, सारे टॉपिक्स को समझ रहे हो, यानी कि टॉपिक से लेके आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन में जो आपको समझ में आया है उसको रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि डेरिवेशन अगर पूछा जाता है तो डिराइव करना भी तो इंपॉर्टेंट है। अब किसी टाइप ऑफ डेरिवेशन तो मतलब कोई भी टाइप ऑफ डेरिवेशन सीईटी में पूछा नहीं जाता है, बट बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन को किस तरह से डिराइव करें इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ्स के प्रॉब्लम को स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करें यह भी जरूरी है। वाई बिकॉज स्टेप मार्किंग होती है। यहां पे तो आप डायरेक्टली फाइनल आंसर को टिक कर देते हो सीईटी में, बट बोर्ड्स में वैसा होने नहीं वाला है। तो ये सारे चीजों की प्रैक्टिस आपके 2 से 3 महीनों में जो है वो होने वाली है। 2 से 3 महीनों में आपको जो भी आपने पढ़ा है उसको थ्योरेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसे पढ़ने के लिए एक बुक खरीदना पड़ेगा, किसी टाइप ऑफ गाइड या फिर रेफरेंस बुक समझ लीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स को किस तरह से फ्रेम करना है। वो बुक तब खरीद लेना ताकि जिससे आप प्रिफर कर सको। और साथ ही साथ आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं, कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 10 सैंपल पेपर्स। मान के चलिएगा 10 सैंपल पेपर्स अगर आप लगाते हो ना तो ये आपका टारगेट जो है 75 to 85 का ही आराम से अचीव हो जाएगा। वो सैंपल पेपर्स लगाने से पहले इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है, यानी कि आंसर्स फ्रेम करना, डिराइव करना, मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसकी प्रैक्टिस पहले हो जानी चाहिए सैंपल पेपर्स के पहले। उसके बाद आपको सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना है। कम से कम अगर 10 भी लगा लेते हो ना हर एक सब्जेक्ट का तो बस हो गया, मोर देन इनफ। ये टारगेट तो आप आराम से अचीव कर पाओगे 75 to 85। अब ये सब होने के बाद जब फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा, मार्च के सेकेंड वीक में जैसे फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा बोर्ड्स का, 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए। वाई बिकॉज बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है आपका। 1-2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक, उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। अब 2 दिन के ब्रेक के बाद आपके पास कुल मिला के 2 महीने बाकी है सीईटी के लिए। इन 2 महीनों में आपकी रिविजन और मॉक टेस्ट सीरीज आपकी हो जानी चाहिए। रिवीजन हर एक चैप्टर का, मॉक टेस्ट हर एक चैप्टर के मॉक टेस्ट देने हैं, और टेस्ट सीरीज जहां पे आपको 50% सिलेबस, 75% सिलेबस, 100% सिलेबस के टेस्ट जहां से आपको देना होगा। मतलब 100% सिलेबस के, 75% सिलेबस के और 50% सिलेबस के पूरे पेपर फॉर्मेट आपको सॉल्व करने होंगे बार बार और मल्टीपल टाइम्स, बहुत ज्यादा। ठीक है, तब का शेड्यूल तो आपको एक ही रहने वाला है, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, यही शेड्यूल आपका रहने वाला है। और ये सारे चीजें अगर आप इन 2 महीनों में कर लेते हो तो आपका जो 97 वाला जो टारगेट है, 97 परसेंटाइल प्लस वाला, वो भी आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। तो आई होप आज की वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन के जो सोल्यूशन से आंसर है वो मिल चुके होंगे। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।